नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, प्रारब्ध के इस मंच पर हमने एक परंपरा बना रखी है कि एसी ड्राइंग रूमों में बैठ के किसी भी विषय पर चिंता नहीं करना, किसी भी विषय पर ज्ञान नहीं देना। अगर फील्ड पर किसी चीज की बात करनी है तो संभवतः यह प्रयास हम जरूर करते हैं कि उसके विषय विशेषज्ञ को साथ में रखें और तब उस पर बात करें। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप है वरुण जायसवाल जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं वरुण जी का। वरुण जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अवनीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रारब्ध के मंच पर मुझे स्थान देने के लिए। और मेरे ख्याल से प्रारब्ध के दर्शकों के साथ मैं दूसरी या तीसरी बार ही मुखातिब हो रहा हूँ। और जी आपका आभार। जी। दर्शकों, वरुण भाई वैसे तो पेशे से मूलतः डेटा साइंटिस्ट हैं, लेकिन इसके अलावा वरुण भाई का 2014 से पहले बहुत ज्यादा राजनीतिक डिस्कोर्स 2014 के बाद लगातार बातचीत में आता रहा है। लोगों के बहुत सारे लोग एक्टिव हैं जब वो राजनीति पर बात करते हैं। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए मैं कम से कम शुभ मानता हूं कि समाज जब राजनीति पर बात करे, क्योंकि राजनीति से समाज को आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन वरुण जायसवाल जी उस समय के राजनीतिक एक्सपर्ट हैं और खास तौर से जमीनी डेटा समीकरण उसके एक्सपर्ट हैं। जब जरा राजनीति पर बहुत कम लोग बात करते थे, चाहे सोशल मीडिया हो और चाहे आमतौर पर। उत्तर प्रदेश, देखिए, ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी बहुत सारा। ये किसके किसके मुंह से ये नहीं हुआ कि साहब दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। और नंबर्स भी बताते हैं, 80 लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2014 में कैसा था ये आप सबको पता है, हम वो नहीं बताने वाले हैं। सपा बसपा का गठबंधन हुआ 2019 में, उसके बाद कैसा प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी एनडीए का, ये भी आप सब जानते हैं। अब एक बार फिर गठबंधन के साथ है, बसपा अलग है, इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का नारा है 80 में 80। वरुण भाई, आप डेटा साइंटिस्ट, मैं जानता हूं 80 की 80 सीटों पर एक एक सीट वार अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो एक एक एपिसोड बनेगा उस चर्चा का, ये मैं जानता हूं। लेकिन दर्शकों को जरा मेरी तरफ से मैं बिल्कुल छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा। भारतीय जनता पार्टी के 80 में 80 के नारे के सामने एक्चुअल जमीन उत्तर प्रदेश में एनडीए के लिए कहां खड़ी है? और महत्वपूर्ण तब हो जाता है यह सवाल अगर हम इसको विपक्ष के नजरिए से देखें कि 80 सीटों पर विपक्ष कहां खड़ा है। वरुण भाई। जी अवनीश जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही। 80 में 80 संभव भी है, और वर्तमान परिस्थितियों में संभव है या नहीं, हम इस पे बात कर सकते हैं। देखिए, मैं आज के डिस्कशन में बहुत ज्यादा डेटा इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। उसका कारण ये है क्योंकि डेटा वहां पे इंटरेस्टिंग होता है जहां पे कोई लड़ाई हो, और विपक्ष के अपने दुर्भाग्य से उनकी रणनीति ऐसी रही है कि सबसे पहली बात की लड़ाई ही 80 सीटों पर नहीं, विपक्ष मौजूद ही नहीं, विपक्ष ने कोई एफर्ट ही नहीं डाला है। उसका उसकी रणनीति, उसका नैरेटिव, उसका टिकट वितरण, ये सब बहुत बेहद कमजोर रहे। कुल मिलाकर लड़ाई ही आज की तारीख में 10 से 12 सीटों पर, मतलब 10 से 12 पे ही लड़ाई है, बाकी 68-70 क्लियर वाला मामला है वर्तमान परिस्थितियों में। अब इससे अगर भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी तो इसलिए बढ़ेगी कि बाकी जगह भी विपक्ष जो है वो हथियार डाल दे। अंत में क्या होता है कि कई जगह विपक्ष अपने समीकरणों के हिसाब से अच्छा है, पर चुनाव अच्छा न लड़े तो विपक्ष का वहां भी नुकसान हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ये 68-70 के आंकड़े से घट सकती है, बशर्ते भारतीय जनता पार्टी खुद के क्रियाकलापों द्वारा चुनाव को, जिसको बोलते हैं कि इंटरेस्टिंग बना दे। अगर वो घटेगी तो 4 सीट घटेगी, बढ़ेगी तो 4 सीट बढ़ेगी। तो रेंज जो है, कहने का मतलब लड़ाई वाली रेंज जो है वो तो टोटल 12-14 सीटों पे बची। हमने ये वाली भी ले लिया कि 4 सीट घट जाए और 4 सीट बढ़ जाए। 66 सीटों पे तो तभी कोई लड़ाई नहीं है। अलग अलग क्षेत्रवार कहीं कहीं कुछ कुछ सीटें जो हैं वो
इंटरेस्टिंग हो गई हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए हो गई हैं क्योंकि उसमें विपक्ष से कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का अपना रोल है। मतलब जो भी भूले हों, जो भी उनका कह सकते हैं, जो छिटपुट विरोध का भी इस समय मामला आ रहा है अलग अलग जातीय समूहों द्वारा, वर्गों द्वारा, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद 66, 67, 68 सीट पे तो कोई लड़ाई नहीं। तो इसमें क्या ही डेटा की बात की है। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई अलग अलग क्षेत्रों में क्या समीकरण है, तो आप शुरू कीजिए। मैं कहूंगा सहारनपुर से लेके बलिया तक जो नहीं, क्षेत्र आपको समझ में आता है। ठीक है वरुण भाई, बेहतर ये होगा जब आप ये कह रहे हैं कि साहब 68 से 70 सीट, हालांकि आपने 4 सीट और निकाल के दे दिया और 10 सीट को आप 14 सीट पे ले आए, तो चलिए 14 सीटें, यही 14 सीटें पहचान ली जाए कि कौन सी वो 14 सीटें हैं जहां पर आप यह पा रहे हैं कि विपक्ष वाकई में चुनाव लड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, विपक्ष तो चुनाव कहीं नहीं लड़ रहा, चुनाव लड़ रहे हैं वहां के उम्मीदवार, वहां का समीकरण। इसमें भी विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विपक्ष के पास मजबूरी थी, तो उन्होंने, जिसको बोलते हैं, अब शुरुआत हम करेंगे सहारनपुर से, ठीक है, सीट नंबर, लोकसभा सीट नंबर 1 होती है वो। अब वहां पर समीकरण ही ऐसे हैं कि भाई मुस्लिम डेमोग्राफी जो है वो 42 की है, और विपक्ष ने फिर इस बार इमरान मसूद को टिकट दिया है। तो और भारतीय जनता पार्टी ने राघव लखनपाल शर्मा को टिकट दिया है। राघव लखनपाल शर्मा 2014 में इमरान मसूद के खिलाफ जीत चुके, लेकिन 2014 की परिस्थितियां प्रचंड मोदी लहर के अलावा भी राघव लखनपाल के पक्ष में थी। वो पक्ष में ये थी कि उस समय बसपा बेहद मजबूत थी, और बसपा के बेहद मजबूत होने का फायदा ये हुआ कि उस वक्त के निवर्तमान सांसद जो चुनाव में उतरे, जगदीश सिंह राणा जी, वो बसपा का पूरा वोट उन्होंने अपने पाले में कर लिया। इसके अलावा बसपा को तब तक 2014 तक ये स्थिति थी, बसपा को कुछ मुसलमान वोट भी मिलते थे। मुस्लिम वोट इस कदर ध्रुवीकृत नहीं हुआ था, कुछ हद तक मिलता था। अब वो वोट अलग हो गया था, तो इमरान मसूद को सिर्फ मुस्लिम वोट मिला और सारा का सारा हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गिर गया। अब इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग 60,000 वोटों से राघव लखनपाल शर्मा जीत गए। 2019 में भी कमोबेश यही परिस्थिति थी। राघव लखनपाल शर्मा मात्र 20-21,000 वोट से चुनाव हारे, लेकिन तब सपा और बसपा का गठबंधन था और इमरान मसूद अकेले 2 लाख से ऊपर मुस्लिम वोट काट लिए गए थे। अगर इमरान मसूद न होते तो 2019 में राघव लखनपाल शर्मा की हार जो होती वो 2 लाख से ज्यादा के अंतर से, क्योंकि वहां समीकरण ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट जो है, जो हम सारा हिंदू वोट मान लेते हैं, सहारनपुर सीट का समीकरण ऐसा है कि 37% के लगभग आएगा बस। इसमें लहर के वोट जुड़ जाते हैं तो 2% और बढ़ जाता है। मतलब प्रचंड लहर में भी भारतीय जनता पार्टी वहां 40% वोट कभी नहीं पा सकी। जब जीते थे तब भी, जब हारे हैं तब भी। अब वहां पर क्या है कि इस बार इमरान मसूद मजबूत है, उनके पक्ष में मुस्लिम वोटों की लामबंदी है। बहुजन समाज पार्टी ने एक मुसलमान प्रत्याशी ही उतारा है और वो अपना जाति कार्ड भी खेल रहे हैं। मतलब मुस्लिमों में जो जाति विभाजन है वो उसको, और वो कह रहे हैं कि मुसलमानों इमरान मसूद की तरफ मत जाओ, ये थोड़ी बहुत जो लड़ाई है वो भी नहीं दिखेगी अगर तुम मेरे पास हो जाओ। बात तो सही है। अगर बसपा का मुस्लिम प्रत्याशी मजबूत दिखे और उसके ऊपर मुसलमान वोट चला जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर किसी सूरत में नहीं जीत सकती, समीकरण ही नहीं बनते। 2 से 2.5 लाख 3 लाख के वोट से कुछ नहीं जाएगी। इमरान मसूद के कारण ही भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है वहां पर। इमरान मसूद आपके दोस्त हुए कि दुश्मन है, आप खुद सोच लीजिए।
बल्कि अगर आप बसपा का कुछ ट्रेडिशनल वोटर सहारनपुर में, हालांकि सहारनपुर में बसपा का जो वोटर है उसको तोड़ पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो नैरेटिव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है। अच्छा। और वहां पर ठीक ठाक प्रभाव चंद्रशेखर रावण का भी है, जिनकी इमरान मसूद से अच्छी दोस्ती रही। उनके प्रभाव के जो दलित वोट हैं, खासकर चमार जाति के वोट, वो भाजपा के बसपा की तरफ अगर नहीं जाना चाहते तो इमरान मसूद की तरफ चले जाएंगे। एक समीकरण ये है। दूसरा यहाँ पे टेस्टिंग है, यही जैसे टेस्टिंग किस बात की है, परीक्षण आप कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का परीक्षण है, इनके क्रियान्वयन का परीक्षण है। और परीक्षण किस बात का, कि आप है उसमें बहुत हद तक आपने योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, ठीक है, और लाभार्थी बनाकर वोट लिया है ना आपने। तो सहारनपुर जैसी सीट जहां पे कुल दलित वोटर 20% है और 20% का 90% यानी 18% वोटर जो है वो चमार जाति से आता है, बाकी सब 2 ही में है वहां पर। तो आपने योजनाओं का लाभ सहारनपुर में भी काफी पहुंचाया, चमार जाति को भी पहुंचाया, मुसलमानों को भी पहुंचाया। तो क्या आप इसमें से कुछ तोड़ सकते हैं? क्या वोट के स्तर पे इनको कुछ प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप कर सके तो 37-38 का आंकड़ा आपका 42-43 चला जाएगा। कुछ मुसलमानों से आपको मिल जाए, 2% ही सही, 42% मुसलमान है, 2% भी आपको नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी 5 साल की कवायद फेल हो जाएगी। 2% आपके 37% आपका वोट है, ठीक है, 2% आप मुसलमानों से जोड़िए, 20% दलितों में से 4%, 5% अपने पास ले आइए, 43% पे आप जीत जाएंगे वहां पर। इमरान मसूद 43 मतलब 42 से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन अच्छा, आप आज की उस सीट पर पीछे। ठीक है। देखिए 80 में 80 नारा पार्टी का जरूर है, लेकिन ये जो सहारनपुर का इंटरेस्टिंग आपने कहा कि डेटा रखेंगे नहीं, और देखिए एक डेटा बात जो है, डेटा नहीं रखेगा तो बात ही नहीं कर पाएगा। दर्शक खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि वरुण जी पिछले 10 मिनट से डेटा आधारित ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वही एक ऑथेंटिक बातचीत भी हो पाती है। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ जाएगी। प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि साहब सबका साथ सबका विकास, योजनाओं का विकास, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े धुर समर्थक हैं वो आरोप लगाते हैं कि सारी योजनाओं का फायदा भाईजान लोगों को देते हो, तो एक उसका मूल्यांकन हो जाएगा कि क्या योजनाओं में, यानी कि देखिए दलित 20% है, 20% दलितों में सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ गया, मुसलमानों में लाभ गया। अब ये सरकारी योजना का लाभ लेने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा होता है कि नहीं, इसका लिटमस टेस्ट अगर कहीं बेहतर ढंग से हो सकता है तो वो सहारनपुर है, जैसा कि आपने बताया। सहारनपुर के बाद अगली सीट कैराना। अच्छा, उसके नीचे ही आती है, मतलब सहारनपुर लोकसभा मतलब जिले की 2 सीटें कैराना लोकसभा में भी आती हैं, शामली जिले की 3 सीटें आती हैं। कैराना में स्थिति यह है कि वहां पे समाजवादी पार्टी ने हसन परिवार की जो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है, लड़की है इकरा हसन, 28 वर्ष की लड़की है, उसको उतारा है। भाई उसका काफी दंगाई छवि वाला रहता था, नाहिद हसन जो कैराना से विधायक है, गुंडई, और पिताजी भी उनके जो थे मुनव्वर हसन, उनकी काफी दबंग छवि मानी जाती थी। हालांकि वो लोग दंगाई छवि कैरी नहीं करते थे, नाहिद हसन ये कैरी करते, जिसको धर्म आधारित आप बोल सकते हैं कि विभाजन वाली छवि, इकरा हसन ये कैरी नहीं करती। अब इस सीट पर भी उसी तरह की आंकड़ेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं किस आधार पर, मतलब हम लोग विश्लेषण करने के बावजूद ये आधार समझ नहीं पा रहे हैं कि किस आधार पर वहां पे इनकम्बेंट्स जो एमपी हैं उनको रिपीट कर दिया है टिकट के रूप में। अब उनका बहुत जबरदस्त विरोध है। अंत में हो सकता है कि सारे जो लोग विरोध कर रहे हैं उसमें से मेजॉरिटी वोट फिर भी उनको दें, लेकिन होता क्या है कि इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत
एक ऐसी स्थिति में सवार रहती है कि 2-4% वोट छिटकना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती ड्यू टू डेमोग्राफिक फैक्टर। ठीक बात। जैसे आप 48 पे चुनाव जीतते हो, 46 पे हारते हो। आप बिल्कुल समझ रहे ठीक हैं? बात। हाँ, हाँ। सीटें ऐसी 1.5 से 2% के स्विंग पे काम तमाम हो और जाता है। इन सीटों की डेमोग्राफी ऐसी है। तो वहां पर ये गठबंधन के बावजूद, ठीक है, आपका अपना वर्ग जो है वहां पे विरोध कर रहा है, जो आपका प्रतिबद्ध वोटर रहा है हमेशा से। ठीक, ठीक। तो इस हिसाब और से कैराना की गणित ये कहती है कि वहां पर प्रत्याशी का भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए से सही प्रत्याशी का ठीक ढंग से चुनाव नहीं होना, यानी सही प्रत्याशी नहीं उतारना, ये एक मामला हो सकता है जो कैराना पर आप बात कर रहे हैं कि वहां विपक्ष लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं जी, तीसरी सीट पे। तीसरी सीट सर। तीसरी सीट देखिए, ऐसे तो विरोध बहुत हो रहा है डॉक्टर संजीव बालियान का मुजफ्फरनगर में। हाल फिलहाल की ही बात है, आपको पता होगा। हम्म, हम्म, और उन पे बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं, जिसके कारण वहां पे और मुजफ्फरनगर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले चुनाव में भी टफ सीट हो गई थी। 6,500 वोट से जीते थे, हालांकि तब गठबंधन था। हम्म। वर्तमान में भी मुजफ्फरनगर संसदीय सीट के हालात ये हैं, मुजफ्फरनगर की जो सीटें आती हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा में, उनमें से एक सीट को छोड़कर बाकी सब जगह विपक्ष का उम्मीदवार जीता। अब आप उसमें कह सकते हैं कि आरएलडी आपके साथ आ गई तो वो विपक्ष वालों को अपने में गिन लीजिए। हाँ, ये फैक्टर तो तो है। मुजफ्फरनगर में लड़ाई दिख रही है। अंत में डॉक्टर संजीव बालियान वहां जीत जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है शुरुआत। कि लड़ाई दिख रही है पर लड़ाई है नहीं। ठीक। लड़ाई विरोध के कारण शुरुआत दिख में रही है, हाँ, आंतरिक विरोध के, विपक्ष के आपका कारण नहीं। आकलन, हाँ, आपका आकलन मुजफ्फरनगर के बारे में इसलिए सही प्रतीत हो रहा है क्योंकि जब तक टिकट अनाउंस नहीं हो रहे थे तब तक बड़ी स्ट्रांग ये हवा थी कि बालियान का टिकट कट रहा है, बालियान को बदला जाएगा। लेकिन बालियान को रिपीट किया गया और उसके बाद ये स्थिति है। वहीं आके मुजफ्फरनगर का एक इतिहास भी रहा है, जब अखिलेश यादव की सरकार रही है, वो सब भी जानते हैं, आरएलडी आके जुड़ गई है। तो यहाँ पर ये जरूर कहा जा सकता है कि गठबंधन के बाद जो है 6,500 का जो मार्जिन था वो अब कितना बढ़ा पाएंगे बालियान, ये देखने वाली बात है। विपक्ष कम से कम जिक्र करने लायक एक सीट, तीसरी सीट के रूप में मुजफ्फरनगर है। चलिए चलते हैं चौथी सीट जहां विपक्ष लड़ रही है चौथी भारतीय सीट, जनता पार्टी से। जी जी, चौथी सीट मुझे समझ में आती है, जहां पर मतलब समीकरणों के लिहाज से डेमोग्राफी जोड़ लीजिए, जातीय समीकरण जोड़ लीजिए और दूसरी सारी चीजें जोड़ लीजिए, तो बिजनौर से, सॉरी अमरोहा से, हम्म। अमरोहा, मैं वही अमरोहा कहने जा रहा सीट। था। लेकिन यहाँ पर भी जिसको बोलते हैं एडवांटेज बीजेपी है, हम्म। क्योंकि विकल्प नहीं है। कुंवर दानिश अली को जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, वो दानिश अली को वोट नहीं दे पाएंगे। मतलब जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, ठीक है, और वो वोट करना चाहता है विपक्ष को, वहां पर कैंडिडेट ऐसा है, कुंवर दानिश अली ऐसे कैंडिडेट हैं जो सभी वर्गों का वोट नहीं ले पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज रहेगा अमरोहा। मतलब यहाँ और एनडीए के वोटर के सामने एक मजबूरी है कि आओगे यहाँ नहीं तो जाओगे जी कहाँ, इस तरह की सिचुएशन। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक। ऐसा ही सिचुएशन है। ऐसी ही सिचुएशन कमोबेश बिजनौर में भी है। अच्छा, हम्म। तो बिजनौर को भी आप इसी में शामिल करेंगे? अगर शामिल करते हैं तो जी सहारनपुर, कैराना, एक्चुअली मुजफ्फरनगर, अमरोहा के बाद पांचवी सीट हो जाती है बिजनौर। जी, आप ठीक। नगीना भी जोड़ लीजिए। अच्छा, सेम समीकरण के साथ। नगीना में समीकरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अच्छा, खिलाफ इन द सेंस, खिलाफ रहते आए हैं, पर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण वो समीकरणों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने पे आमादा है। अच्छा।
वो एक ऐसी चुना सीट है। अच्छा, चुनावी मामले में देखिए, मुझे कई बार लगता है वरुण भाई कि चंद्रशेखर रावण कुछ ओवररेटेड व्यक्तित्व है राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में, जहां तक देखता हूं मैं। ये गोरखपुर का उपचुनाव लड़ने गया था, गोरखपुर में विधानसभा लड़के आया, क्या स्थिति रही। तो चुनावी प्रदर्शन जितना रहा है उससे कई गुना ज्यादा इसका एक इमेज बनाई गई है, इसकी ताकत दिखाई गई है। क्या मैं सही हूं कि ओवररेटेड लड़का है पॉलिटिकल नहीं, बैटलफील्ड में? नहीं, हम्म, मैं हम्म, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे इतनी समझदारी की उम्मीद कभी अखिलेश यादव से रहती नहीं, जितनी समझदारी उन्होंने अब की बार दिखाई। इस बार अच्छा। ये लगभग लगभग तय था अंदरूनी खाने कि चंद्रशेखर रावण नगीना की सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। ठीक है। टिकट नहीं दिया। अंतिम समय में अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दी। हम्म, क्यों नहीं दिया? क्योंकि अखिलेश यादव नॉर्मली तो बहुत गंदा टिकट बांटते हैं, बहुत गंदा चुनाव लड़ते हैं। मतलब वो इसके लिए कुख्यात है। और कुख्यात क्या, अजीब है। और अभी तक वो इलेक्शन कैंपेन में नहीं निकले हैं। लोग अब ये जी, जी, यूपी जी। में सवाल पूछने लगे हैं कि भैया ये चुनाव लड़ भी रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं तो कैंपेन में कब करेंगे। हाँ। जी। और एक हफ्ते में 5 बार तो टिकट बदलते हैं। मतलब एक सीट पर मतलब किसी को पता ही नहीं कि सिंबल किसे मिलेगा। 6-6 लोग फॉर्म खरीद के बैठे रहते हैं। तो ये तो हाल है उनके कैंपेन का। लेकिन क्या हुआ कि एक बहुत उन्होंने अच्छा काम किया। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण रेडिकल दलितवाद का चेहरा है। ठीक है। जो रिएक्शनरी दलितवाद है, इस बात को समझिए। और इस दलितवाद की सवारी अगर उसको एक नेता के रूप में स्टैब्लिश कर दिया जाए, जो कि अभी तक वो नहीं हो पाए हैं या होने नहीं दिया गया है, स्टैब्लिश कर दिया जाए। अगर महागठबंधन के नाम पर या समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के की कीमत पर उनको एक सीट देकर सांसद बना देती, तो आप ये जान लीजिए कि उनकी नेगोशिएटिंग स्किल इतनी हाई है कि अगले चुनाव में वो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का सफाया कर देते। या तो अपने क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास कोई बेस नहीं, सिर्फ मुसलमान वोट ही तो है। पर रावण अगर एक नेता के रूप में स्टैब्लिश हो जाए, तो वो दलित वोट भी जो 20% है लगभग हर सीट पर, वहां पर उसके वो नेता बन जाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही है। तो मुसलमानों के लिए एक स्वाभाविक विकल्प वो हो जाएंगे। मुसलमानों के लिए वो विकल्प क्यों रहेगा जिसका अपना बेस वोट ही पश्चिम में नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक। समाजवादी यहाँ पर पार्टी आपने से यहाँ पर आपने मेरे कम से कम इस ज्ञान को थोड़ा और समृद्ध किया है और इसका संवर्धन किया है। मैं निजी रूप से चंद्रशेखर रावण को थोड़ा ओवररेटेड लड़का मानता था। लेकिन आपने जब देखिए, किसी का कुछ सोच लेना, समझ लेना ये अलग बात है। लेकिन जब उसका सामने एक डाटा साइंटिस्ट से होता है, जो सामने मेरे बैठे हुए हैं, तो बात जो है वो कुछ समझ में आती है। अच्छा वरुण भाई, ये 6 सीटों का सजरा हमारे सामने आ गया। जिन 10 सीटों का आपने बताया था कि 10 ही सीट है यूपी में 80 में से, जहां विपक्ष लड़ रहा है, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बिजनौर और नगीना, ये आपने बता दिया। 4 सीटें बची हैं। आप बताइए सातवीं कौन सी नहीं। सीट? मैंने 14 का आंकड़ा दिया था कि जिन 14 पे हम डिस्कस करें। ठीक है। हाँ, ठीक वो है, 4 इसके सीटें तो हिसाब वो से हैं कि जहां जहां भाजपा भाजपा को थोड़ा सा और मेहनत कराना चाहते हैं। यहाँ 4 वो लड़ाई है। सीटें हैं। हाँ, लड़ाई है। ठीक। अब कुछ मुस्लिम बहुल सीटों की बात कर लेते हैं, जो कोर बिल्कुल। में मुस्लिम बहुल। मुरादाबाद, संभल, रामपुर, हम्म। रुहेलखंड की ये सीटें हैं। ठीक है। इन तीनों में इन तीनों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किस लोकसभा सीट पे है, जानते हैं आप? बताएं। नंबर 1 पर संभल है आज की तारीख में। हाँ। हाँ। संभल जिला मुस्लिम बहुल नहीं है, इसलिए लोग जब डेमोग्राफिक कैलकुलेशन करते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं। पर संभल की मतलब एक चंदौसी छोड़ दिया जाए, ठीक है, और एक असमोली छोड़ दिया जाए, तो इन दोनों को छोड़कर बाकी 3 सीटें पूरी तरह से लगभग मुस्लिम बहुल हैं। 2-2 तिहाई तक चला जाता है मामला। जैसे सीट आएगी संभल में आपकी कुंदरकी। कुंदरकी में 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। संभल सदर 67% मुस्लिम आबादी है। और
बिलारी 54% मुस्लिम आबादी है। चंदौसी 75% हिंदू आबादी है और असमोली में 62% हिंदू आबादी। कुल मिलाकर संभल लोकसभा सीट का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो आंकड़ा बनता है वो आज की तारीख में लगभग 52.5% मुस्लिम आबादी का। ये कायदे से असंभव समीकरणों के हिसाब से। लड़ाई यहाँ यही हो सकती है कि भाई पतंग बहुत जोर की उड़ जाए, जो मीम का चुनावी चिन्ह है। मैं इशारा समझ रहा हूँ आपका। जी जी। तो वैसे भी पतंग बहुत भारतीय जोर की जनता उड़ पार्टी जाती वैसे भी भारतीय जनता पार्टी वरुण भाई मास्टर खिलाड़ी तब समझी जाती है जब 2 कोणीय से मामला 3 कोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबले में बढ़ जाए, है। तो फिर भारतीय जनता जी पार्टी दंदना के जो है वो अपना तमाम कीचड़ काचड़ बना के खूब बढ़िया माहौल बना के कमल ढंग से खिला लेती है। ये बात तो ठीक है। तो ये मामला हुआ संभल का। मुरादाबाद और रामपुर ये बचे हुए। मुरादाबाद और रामपुर में स्थिति ये है कि सर देखिए, अगर एकजुट मतदान मुसलमानों का एक पार्टी के पक्ष में हो गया, ठीक है, और मुरादाबाद में भी और संभल में भी कुछ यादव वोटर हैं जो अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाए तो मामला पेचीदा हो जाएगा विपक्ष के लिए। मुरादाबाद में भी ज्यादा नहीं है, जितने भी यादव वोटर हैं, ठीक है, वो अगर वहाँ की मुस्लिम लीडरशिप से परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो इंटरेस्टिंग बनेगा। और इन सब समीकरणों में चूंकि हाँ, अब यहाँ पर क्या आजम है कि खान का बसपा अलग लड़ रही है। आजम खान का फैक्टर आजम खान आजम खान का फैक्टर यही है कि अगर वो नाराज होंगे तो उनका समर्थक वर्ग जोर शोर से उत्साह से मतदान नहीं करेगा, उत्साह से मतदान नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो जहाँ टोटल पोलिंग औसतन होगी 55, 57, 58%, उनकी पोलिंग होगी 42%, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही सीटें जीत जाएगी। मतलब ठीक। प्रतिकूल डेमोग्राफी वाली सीटें भी जीती जा सकती हैं, विपक्ष को में उत्साह ही ना रहे। मतलब विपक्ष के अगर 6 आदमी फॉर्म खरीद के बैठे हैं, उसमें से एक को फाइनली सिंबल कंफर्म होता है और 3 का बीच चुनाव में टिकट काटा जाता है, तो वो क्यों उस छठवें को जिताने के लिए वो पोलिंग करवाएंगे अपने समर्थक वर्ग से। और देखिए इस बार बहुत गर्मी में चुनाव हो रहा है, ठीक है, लेकिन रोजा जनता निपट में गया है। नेचुरल उत्साह नहीं है। रोजा निपट गया है और जनता में 2019 नेचुरल का मेरा उत्साह नहीं है। अनुभव 2019 हाँ का मेरा अनुभव बताता है वरुण भाई, वो भी चुनाव गर्मी में हुआ था और 2019 में आजमगढ़ में जिस दिन पोलिंग हो रही थी उस दिन मैं आजमगढ़ में था। मुझे शिवली कॉलेज का याद है। जी मैं जी जी, करीब वहां याद है पर मुझे। 2 या 2:30 बजे के आसपास में मैं उस मतदान केंद्र पर पहुंचा था जहां करीब 11 बूथ थे और वहां पर समाजवादी पार्टी का जो जहां से पर्ची वर्ची कटती है काउंटर, वो बिल्कुल खाली था। वहां सब पर्दा वर्दा गिरा के कुर्सियां और से हटा के सो रहे थे। ये स्थिति थी। तो एक निराशा दिखी थी 2019 के चुनाव में। खैर एक ये अलग एंगल है जिस पर फिर कभी बात होगी। 9 सीटें आपने गिरा दिया, 10वीं सीट अब बताइए साहब। अब पूर्वांचल से शुरू करते हैं सर। हाँ ठीक है। और दर्शकों जो गाजीपुर। दर्शक बीच में जुड़े हुए हैं उनको ये हम केवल जानकारी दे दें कि हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से विपक्ष कहाँ लड़ रहा है चुनाव की सीटों पर, तो उसकी पहचान किया है वक्ता हमारे वरुण जायसवाल जी ने। 10 ऐसी सीटें, लेकिन 5 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के कोटे से भी जरा उठा के ले आके दे रहे हैं। तो कुल कह रहे हैं कि 14 सीटों पर हल्की फुल्की लड़ाई लड़ रही है विपक्ष। गाजीपुर जी 10वीं। अभी वर्तमान में जो घटनाक्रम हुआ वो आप देख ही रहे हैं, और गाजीपुर जो है वो पुराने समय से लाल जमीन रही है। समाजवाद का प्रभाव वहां पे बहुत जबरदस्त रहा है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने, अब क्या ही कहें, एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया जिसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर। आप बिंद साहब की तो बात वहां कर पे रहे हैं क्या? सॉरी, बिंद बिंद जी की बात कर रहे हैं जिनको टिकट दिया है। नहीं नहीं नहीं, गाजीपुर में राय साहब को अच्छा टिकट दिया है। राय साहब को, हाँ हाँ हाँ, सॉरी। राय साहब को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी का ये भी एक अनोखा प्रयोग है कि जिस सीट पर भूमिहार समाज बचा ही ना हो उसी सीट पर दे दो टिकट। भूमिहार बहुलता वाली सीटें चली गई है पड़ोसी बलिया जिले में। भारतीय जनता पार्टी इसमें भी आजमाना चाहती है कि अन्य सभी वर्ग जो हैं वो
समर्थन करें, लेकिन समर्थन तब करें जब उस तरह का प्रत्याशी हो। और इसलिए आपने मतलब इस बात को मैं थोड़ा खुल के बता दूं, आपने बड़े सांकेतिक उसमें बताया कि किसी कब्र की मिट्टी अभी बिल्कुल ताजी है उसी गाजीपुर में। जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। मुझे कहने में कुछ नहीं है, मुख्तार अंसारी की मैं बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव जाके वहां पर कांकरी का दही खाया है, वहां पर ऐसे करके फोटो खिंचाया है, हेलीकॉप्टर लेके चले गए। तो इस मामले में गाजीपुर एक इंटरेस्टिंग 10वीं सीट हो जाती है, जहां अब तक आपसे बातचीत में जो मुझे नजर में आ रहा है कि गाजीपुर वो अकेली ऐसी सीट है जहां सबसे मजबूती से विपक्ष यूपी की 80 सीटों में सामने दिखाई दे रहा है। अब वो नेचुरली दिखाई दे रहा है, वो खुद मजबूत नहीं है, या ये भी कह लीजिए कि पूर्वांचल की बीजेपी सबसे बहुत मजबूत कमजोर सीट। है। हाँ, पूर्वांचल बीजेपी कमजोर नहीं है, बीजेपी इस बार गाजीपुर जीतने जा रही थी, मैं आपको ये भी बता दूं। कैंडिडेट सिलेक्शन अकेला ऐसा कारक होगा। देखिए गाजीपुर क्या है कि अब जैसे मान लीजिए आप जिसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो माफिया है ना, उसका भाई है, उसके परिवार से है, तो वहां पर आपको मजबूत लाठी देनी पड़ती है। जनता आपके पक्ष में आए 4 लाठी खाने के लिए नहीं, आप उस लाठी से बचा भी तो सकें। ठीक बात, ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। वरुण भाई, हालांकि आपने 4 सीटें और निकाल के दिया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जी, उन 4 सीटों पे हम केवल एक एक करके बात गिनाए नहीं, आपसे एक दूसरी चर्चा हम करेंगे और डिटेल में। लेकिन ये जो आपने पहली नजर में जो निकाल के दिया था हमें कि 10 सीटें जी, ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सामने यूपी में विपक्ष लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 4-5 सीटें ऐसी आप बता रहे हैं जहां एनडीए ने अपने कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो है विपक्ष वहां पर कम से कम झंडा बैनर पोस्टर लेके दिखाई देगा। तो दर्शकों, 80 में से अगर 10 हटाते हैं तो 70 ऐसी सीटें हैं जहां पर वरुण जी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के सामने यानी एनडीए के सामने विपक्ष कहीं लड़ाई में ही नहीं है यूपी में। लेकिन 10 ऐसी सीटें हैं, मैं एक सरसरी निगाह में पढ़ देता हूं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, संभल, रामपुर और गाजीपुर। ये 10 ऐसी सीटें हैं जहां 80 में से इन 10 सीटों पर कम से कम विपक्ष एनडीए के सामने लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, माइक से प्रचार करता हुआ दिखाई दे रहा है, बूथ पर पर्चियां बांटता हुआ दिखाई दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के कैंडिडेट को यह कहना पड़ रहा है कि हमें वोट दीजिए, उनके पन्ना प्रमुखों को लिस्ट सही करनी पड़ रही है। ये होता है जमीनी आकलन। आपको लग रहा होगा दर्शकों कि मैं बातचीत जल्दी समेट रहा हूं, आप ही डांटते हैं वीडियो लंबा मत किया करिए। तो इस वीडियो को हम इस चर्चा को यहीं रखते हैं कि वो कौन सी ऐसी 10 सीटें हैं जहां विपक्ष कम से कम लड़ता हुआ, विपक्ष कह लीजिए, इंडिया अलायंस कह लीजिए, जो कुछ भी कह लीजिए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 70 सीटें निर्विवाद हैं और इन 10 सीटों पर ही मैं कह रहा हूं मजबूत है, जीतने नहीं जा रहा, लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संभवतः किसी भी विपक्ष राजनीतिक लोकतंत्र में किसी भी विपक्ष के लिए बड़ी निराशाजनक स्थिति है कि आज हमको ये खोजना पड़ रहा है कि हो विपक्ष लड़ कहां रहा है। तो ये था जमीनी आकलन 10 सीटों का उत्तर प्रदेश में, और 80 में 80 के नारे के सामने कैसे 10 सीटों पर, महज 10 सीटें हम पहचान पाए हैं जहां विपक्ष लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे मैं फारूक इसमें एक जी चीज जोड़ देना चाहूंगा बस। वो 4 नाम भी गिन ही देते हैं, बस गिनने के बता लिए दें ही तो हैं। उसको, हाँ हाँ उसको आगे। आजमगढ़, ठीक है, मैनपुरी, कन्नौज और रायबरेली। बस इन्हीं अमेठी 14 आपने में से शामिल आप नहीं, अमेठी शामिल नहीं है, अमेठी तो क्लियर कट है आज की तारीख। ठीक है, ठीक है दर्शकों। अमेठी तो सवाल ही नहीं। तो वरुण भाई ने लगभग ये चर्चा कंप्लीट ही कर दी। जिन 4 सीटों पर और वो थोड़ा बहुत जिक्र करना चाहते थे, यहाँ तो लड़ती हुई दिखाई दे रही है थोड़ा बहुत, और इन 4 सीटों का उन्होंने इतने मतलब हल्के फुल्के ढंग से कहा कि अरे भाई गिनवा लीजिए, गिनती भर कोई 4 सीटें हैं। तो वो 4 सीटें भी दिखाई दे गई। विपक्ष को देखना होगा कि वो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी फैक्टर के सामने, जबकि यहाँ डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की भी है, बहुत सारे फैक्टर हैं, 2024 का मामला है, और मौसम के साथ साथ चुनावी गर्मी भी चल रही है, तो विपक्ष लड़का रहा है, और वह भी
विपक्ष के यानी एनडीए गठबंधन के अगुआ, सबसे मजबूत अगुआ अखिलेश यादव अभी तक चुनाव प्रचार में उतरे ही नहीं है। बहरहाल ये था आकलन उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का, जहां बीजेपी का नारा है, एनडीए का नारा है 80 में 80, लेकिन लड़ता ही दिखाई दे रहा है विपक्ष 10 सीटों पर। तो 80 में 80 क्यों न कहा जाए कि नारा उनका वास्तविक है, जमीनी है, आकलन पर है। वरुण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें समय दिया और आप अति व्यस्त हैं। दर्शक अगर शिकायत करें कि वरुण जी का कैमरा हिल रहा था, अरे महाराज, ये वीडियो सुनने के होते हैं, देखने के नहीं। और वरुण जी यात्रा में थे और मैंने इनको बलात्, बिल्कुल एक कहते हैं ना कि जैसे किसी का आपने अपहरण कर लिया हो, मैंने कहा कि नहीं साहब, मुझे इस दोपहरिया में आपसे जरा इस मामले में बात करनी है। क्योंकि देखिए, जमीनी आकलन जब तक नहीं होगा तब तक सिर्फ नारे लगा देने से लोकतंत्र में कोई मतलब नहीं होता और असली फिगर नहीं आती है, जिसका कि सामना कम से कम इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी जैसी लोग कर रहे हैं, जिनसे उनकी ये हालत है। वरुण भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपको कुछ तो तथ्यपरक लगी होगी। और वरुण भाई जिसको कहते हैं ना, इन्होंने कहा था कि मैं डेटास पे कम बात करूंगा और केवल डेटास पे बात करते हैं, क्योंकि ये इसी के एक्सपर्ट हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें और वरुण जायसवाल जी को दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।